इस सवाल को पहले पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। दो कोहेरेंट सोर्स है अपने पास जो इमिट करते हैं वेवलेंथ लैम्डा कुछ। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन दिया है 2 लैम्डा, मतलब जो सोर्स 1 है और 2 है दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है 2 लैम्डा के बराबर दे दिया। ये कैपिटल डी है जहां पर स्क्रीन रखा गया है। अच्छा, सो इन द फिगर द साउंड इज डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर इन मूविंग अ लाइन as shown इन द फिगर। तो इस लाइन पे डिटेक्टर मूव कर रहा होगा, उसको साउंड डिटेक्ट कर रहा। फाइंड द डिस्टेंस x। तो यहाँ से ये डिस्टेंस x दिया हुआ है। एट विच इंटेंसिटी एट पॉइंट P एंड O आर इक्वल। ठीक है, पॉइंट P ये रहा और O पे रहेगा। ठीक है, तो देखो बेटा यहां से यहां तक जो ये चला है तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कुछ हुआ है। तो पाथ डिफरेंस अगर देखा जाए OP के बीच में जो है, OP के बीच में वो किसके बराबर है? यहाँ पर टोटल था क्या 2 लैम्डा, यहाँ पे था लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस दोनों के बीच का कितना हुआ है? लैम्डा। अगर हम लोग ये m निकाले, अपने को पता होता है ये भी पाथ डिफरेंस के बराबर ही है, ये भी पाथ डिफरेंस के बराबर है। तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर है? ये अपने को पता था, ये है d टाइम्स कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो जो पाथ डिफरेंस आया है हम लोग उसको किसके बराबर कर सकते हैं? d टाइम्स कॉस थीटा के बराबर कर सकते हैं। अगर d टाइम्स कॉस थीटा के बराबर कर सकते हैं और यहाँ का पाथ डिफरेंस अपने पास लैम्डा दे दिया, ये लैम्डा है, d की वैल्यू है अपने पास 2 लैम्डा, ये आया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, ये हुआ अपना आंसर। अब जो थीटा आया अपने पास है ना, एक्स निकालना था आपको। अगर ये थीटा 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, यही बोला हुआ है। अपने को एक्स निकालना। तो अगर आपको एंगल निकल गया तो कई बार सवाल में सिर्फ आंसर में थीटा ही पूछा जाता है, इस बार मान लो अपने से एक्स भी पूछ दिया गया है, तो आप क्या लिख सकते हैं? टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स बाई डी पूछ सकते हैं, और x अपने से निकालना है। तो x इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अपने पास? √3 के बराबर होती है। ये √3 टाइम्स ऑफ d के बराबर आ गया। ये आया अपना आंसर। ठीक है, अपने से बोल रहा दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ साउंड है जो कि प्लेस किए गए हैं सेपरेशन ऑफ 3 लैम्डा पे। मतलब अपने पास सोर्स S1 और S2 रखा हुआ है और उन दोनों का बीच का सेपरेशन जो है वो 3 लैम्डा के बराबर रखा हुआ है। उन दोनों के बीच का सेपरेशन 3 लैम्डा के बराबर रखा गया। एक डिटेक्टर है D। तो डिटेक्टर मान लिया D है जो यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है। ठीक है, इस डिटेक्टर का नाम D है जो यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है। तो कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा आएंगे ये अपने को बताना है, कि कितना मैक्सिमा और कितना मिनिमा आएगा ये बताना अपने को। अच्छा, चलो समझते हैं हम लोग। देख बेटा, सबसे पहली बात बोला जाए तो इस पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा? अपने को पता है यहाँ पर पाथ डिफरेंस होगा 0 के बराबर। और ये जो दो रीजन है, चाहे आप यहाँ पर देखें या यहाँ पर देखें, दोनों जगह पे जो पाथ डिफरेंस होगा वो 3 लैम्डा के बराबर होगा। यहाँ भी 3 लैम्डा के बराबर, यहाँ भी पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा के बराबर। अच्छा, तो आप कोई भी क्वाड्रेंट में लेके, मतलब जो नीचे वाला पॉइंट होगा यहाँ पर भी 0 ही होगा फेज डिफरेंस। अब देखिए अगर 0 है, यहाँ 3 लैम्डा है, तो कितनी जगह मैक्सिमा आएगा? अपने को पता है मैक्सिमा कब कब आता है? एन लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग। अपने को पता है मैक्सिमा जो आता है एन लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। यानी कि एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखते हैं, मतलब 0 लैम्डा पे आता है, फिर लैम्डा पे आता है, फिर 2 लैम्डा पे, फिर 3 लैम्डा। तो हम लोग देखे थे कहाँ तक, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 के बराबर, यहाँ भी पाथ डिफरेंस 0 के बराबर, यहाँ पे 3 लैम्डा के बराबर, और यहाँ पर 3 लैम्डा के बराबर। कब? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो सोर्सेज अपने उनके बीच में 3 लैम्डा है। अब देखो बेटा, अपने को पता क्या था कि पाथ डिफरेंस अगर 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, तब जाकर क्या होता है? उस टाइम पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और मैक्सिमा होता है, 4 लैम्डा वगैरह चलता है। तो 0 है, ये 3 लैम्डा है, यहाँ पे कहीं पे लैम्डा होगा, यहाँ पे कहीं पे 2 लैम्डा होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 3 लैम्डा है, तो यहाँ पर कहीं पे क्या होगा? अपने पास लैम्डा होगा, यहाँ पे कहीं पे 2 लैम्डा होगा। सिमिलरली ये 0 है, यहाँ पर कहीं पे लैम्डा होगा, यहाँ पे कहीं पे 2 लैम्डा होगा। सिमिलरली यहाँ पर लैम्डा होगा, यहाँ पे कहीं 2 लैम्डा होगा। अब देख लो कितना मैक्सिमा है।
तो अगर आप मैक्सिमा अब काउंट करते हुए जाएं या मिनिमा काउंट करते हुए जाए, तो चलो मैक्सिमा अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल मैक्सिमा कितना आया? टोटल मैक्सिमा आया है 12। और जितना मैक्सिमा आता है उतना ही मिनिमा भी आएगा इन दोनों के बीच में। तो टोटल मिनिमा भी कितना आया? अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा बनेगा तो कितना मिनिमा आएगा? 12। तो टोटल मैक्सिमा कितना है? 12। और टोटल मिनिमा कितना बनेगा? वो भी 12 ही बनेगा। देख बेटा, इन अ लार्ज रूम, क्वेश्चन बोला है इन अ लार्ज रूम अ पर्सन रिसीव डायरेक्ट साउंड वेव फ्रॉम अ सोर्स 120 मीटर अवे। तो ये डिटेक्टर है मान लो यहाँ पर, या ऑब्जर्वर है जो भी बोल रहा है, और यहाँ पे स्पीकर है मान लो, यहाँ पर कोई भाषण दे रहा है और यहाँ पर आदमी खड़ा है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो दिया है 120 मीटर के बराबर। ये रूफ की हाइट दिया हुआ है बिल्डिंग का या रूम का जो भी है, ये 25 मीटर के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अवे फ्रॉम द, he also received a wave from the same source which reaches him after reflection from a 25 मीटर हाई सीलिंग। तो वही 25 मीटर के सीलिंग पे, हाइट पे जो साउंड वेव है वो क्या कर रहा है, वहां पर रिफ्लेक्ट कर कर इसके पास पहुंच रहा। देन फॉर विच ऑफ द वेवलेंथ द पर्सन विल हेयर मैक्सिमम साउंड। ये अपने को बताना है कि मैक्सिमम साउंड कब आएगा इस पर्सन को, ये बताना है। ट्राई करिए। इस सवाल में देखो बेटा, अगर अपने को निकालना है तो पाथ डिफरेंस पहले निकालना होगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस कितना होगा? देखो, एक तो ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा होगा और दूसरा सीधा जा रहा है। तो अगर ये लेंथ हम लोग निकालें कि ये कितना होगा, तो ये 60 है, ये 25 है। जब अपन निकालेंगे तो ये 65 आ जाएगा, ये भी 65 आ जाएगा, यानी दोनों 65 65। तो टोटल अगर डिस्टेंस बोला जाए कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो 65 यहाँ पर, 65 यहाँ पर। तो L2 या टोटल लेंथ बाय अपर पोर्शन अगर लिखा जाए L2, उसकी वैल्यू कितनी है? 130 मीटर के बराबर। L1 कितना है? 120 मीटर के बराबर। तो पाथ डिफरेंस कितना आया? 130 माइनस 120 इज इक्वल टू 10 मीटर के बराबर। तो अगर हम लोगों को मैक्सिमा मिनिमा चाहिए तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। इक्वेट कर दो, यानी लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 बटे एन के बराबर। एन की वैल्यू आप क्या रख सकते हो? 1 2 3 4, तो 10 बटे 1। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग? दूसरा क्या लिख सकते हैं? सेकंड केस 10 बटे 2। तीसरा क्या लिख सकते हैं? 10 बटे 3, 10 बटे 4, 10/5। ये हम लोग लिखते जा सकते हैं, यानी कि सबसे पहला आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा? 10, दूसरा आ सकता है 5, तीसरा 3.3, चौथा 2.5, 2 एंड सो ऑन। ये सारे वेवलेंथ को ये सुन पाएगा। समझ में आया क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का क्या मतलब है, ये हम लोगों ने देखा होगा। आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए जिम में आप गए और ये अपने जो क्या बोलते हैं वॉल है, वॉल से यहाँ पर एक रॉड फिक्स किया गया है, या रोप बोल सकते हैं आप, रोप फिक्स किया गया। आपने एक वेव पल्स को जनरेट किया, तो ये वेव पल्स जाएगा, ये वेव पल्स जाएगा यहाँ पर। अच्छा, जब ये जाएगा और यहाँ पर टकराएगा, तो टकराने के बाद इस पॉइंट के पार्टिकल का डिफ्लेक्शन या डिस्टरबेंस जीरो होगा, क्योंकि वो बंधा हुआ है। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव आपको दिखता है वो कैसा है? वो इधर वापस आ रहा होता है। इंसिडेंट वेव है जा रहा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, रिफ्लेक्टेड वेव आ रहा है नेगेटिव एक्स की तरफ। अच्छा, अगर आप देखें बेटा, अगर आप देखें, ये सपोज मेरा वेव है, तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? अगर आप दोनों के बीच में, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट के बीच में देखें, तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का। ठीक है, फेज डिफरेंस 180 का। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ एक केस में और एक केस में यहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो अगर मैं ये फर्स्ट बोलूं, फर्स्ट क्या है? इंसिडेंट वेव। तो वाई आई लिखता हूं मैं। अगर वाई आई इंसिडेंट वेव किसका है? इंसिडेंट वेव का। तो इसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो ये क्या लिख सकते हैं? ए टाइम्स साइन, साइन। अब बताओ क्या होगा? यहां पर ओमेगा टी माइनस के एक्स हम लोग लिखेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखेंगे, या प्लस लिखेंगे। आप बोलेंगे क्या कि सर ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस में जा रहा,
तो आप इसको लिख दो ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर। ठीक है। अच्छा, जो वाई ट्रांसमिटेड वेव है, रिफ्लेक्टेड है इस केस में फिलहाल तो, वाई रिफ्लेक्टेड वेव, इसको आप कितना लिखेंगे, ए साइन, साइन। अब देखो वेव किधर जा रहा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आ गया होगा, तो वो पाई के बराबर फेज डिफरेंस आया होगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन। अगर यही में ये कौन सा है, व्हेन एंड इज फिक्स्ड, तो अगर इस केस को लिखें तो ये कौन सा केस है, व्हेन एंड इज फिक्स, अगर एंड को फिक्स कर दिया जाए, फिक्स्ड। अगर मैं बोलूं व्हेन एंड इज फ्री का इक्वेशन डिराइव करने के लिए, मैं अगर बोलूं कि व्हेन एंड इज फ्री, व्हेन एंड इज फ्री, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है सर, अपने पास मान लो इसी रॉड में आपने एक रिंग लगा दिया है, और एक रिंग को आपने वेव का पल्स जनरेट करा इस रिंग में। तो ये रिंग कैसा है बेटा, ये रिंग फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ये रिंग ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो जब इस रिंग के पास वेव आएगा, जब इस रिंग के पास वेव आएगा, तो कैसा होगा, ये रिंग मान लो यहाँ पर वेव आया, तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा अपने पास, ये ऊपर चला जाएगा। अब जब यहां से वेव रिफ्लेक्ट होकर आएगा, यहां से वेव रिफ्लेक्ट होकर आ रहा होगा, तो ये वेव कुछ इस प्रकार का ही होगा, मतलब वेव यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये जा रहा होगा, नीचे नहीं आया है। ये दोनों फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में, देखो यहाँ पे तो पाथ डिफरेंस अगर देखा जाए, या देखा जाए तो ये वेव किधर जा रहा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा, रिफ्लेक्ट होकर नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा, बट रे वेव जो है एंड पे पहुंचने के बाद क्या नहीं हुआ है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस नहीं हुआ है। तो अगर इस केस के लिए आप लिखना चाहें तो इंसिडेंट वेव इसके लिए क्या लिखेंगे, जब हम लोग एंड को फ्री कर दिए, क्या लिख सकते हैं, ए टाइम साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। बट अगर एंड फ्री रहे तो आप वाई रिफ्लेक्टेड भी क्या लिख सकते हैं, ए टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा था इसलिए सिर्फ प्लस के एक्स, यहाँ पर कोई दूसरा पाई डिफरेंस का फेज नहीं ऐड किया है इसमें। ठीक है, ये दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है। समझिए बेटा क्या बोल रहा, हम लोग अभी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव देखें, तो याद करो दो चीजें उसमें थी, एक एंड फिक्स था और दूसरा एंड फ्री था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन के साथ ट्रांसमिशन भी देखेंगे। अच्छा, तो मान लो एक कुछ ऐसा अरेंजमेंट है पहला, जिसमें वेव जा रहा है रेयरर से, जिसमें वेव जा रहा है रेयरर से, रेयरर से डेंसर की तरफ, डेंसर की तरफ, रेयरर से डेंसर की तरफ। रेयरर से डेंसर की तरफ जाने का क्या मतलब है वेव, मान लीजिए अपने पास जो वेव है वो कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, एक पतला सा धागा जो कि किसी मोटे रस्सी से कनेक्टेड, ये मोटे रस्सी से कनेक्टेड। तो अब इसके लिए जो पहला मीडियम था वो है हमारे लिए वेव के लिए क्या, रेयरर मीडियम, और दूसरा है डेंसर मीडियम। यानी कि वेव अपना आएगा किधर से आ रहा, रेयरर से डेंसर की तरफ आ रहा। तो मान लीजिए मैंने एक वेव का पल्स को यहाँ पर जनरेट किया, जो वेव का पल्स यहाँ जनरेट करा, तो सपोज एक वेव का पल्स आपने यहाँ जनरेट करा, ये जाएगा यहाँ पर टकराएगा। ठीक है, तो चलो दूसरा ड्राइंग भी बनाते हैं, फिर हम लोग और देखेंगे, दूसरा ड्राइंग बना ले। आओ देखो बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि वेव रेयरर से डेंसर में जा रहा, तो अपना वेव किधर से आया था, ये इंसिडेंट वेव था, इंसिडेंट वेव था। तो चलो अगर y इंसिडेंट का हम लोग इक्वेशन लिख लें, तो वो क्या लिख सकते थे आप, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते थे, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते थे। अब आया रेयरर से डेंसर में, तो ये आया, ये कौन सा वेव है बेटा, ये ट्रांसमिटेड वेव है, और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव है। कब, जब रेयरर से डेंसर में आया, सेम वाला केस जो फ्री फिक्स्ड एंड वाला केस हम लोग कर रहे थे, सेम वैसा ही। तो अगर मैं y रिफ्लेक्टेड की वैल्यू लिखूं तो y रिफ्लेक्टेड को क्या लिख सकता हूँ बेटा, y रिफ्लेक्टेड को क्या लिख सकता हूँ, तो अगर इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड को भी चेंज कर दिया जाए, मान लो ए आई लिख रहे हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड ए आर लिख सकते हैं, ए आर इंटू इंटू साइन, रिफ्लेक्टेड के लिए अगर हम लोग लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, साइन ओमेगा टी प्लस
ओमेगा टी प्लस k1x, पहले वाले वेव के लिए k1 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दो वेव आ जाएंगे, k1x प्लस पाई। अब दूसरे वाले के लिए ले, मतलब ट्रांसमिटेड वेव, दूसरा जो मीडियम है अपना ट्रांसमिटेड वेव yt इज इक्वल टू at साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस k2 इंटू एक्स। देखो k1 k2 ये किस पे है, k1 पहले वाले में था, ये वाला जो स्ट्रिंग वाला था, पतला स्ट्रिंग था, उसके लिए हम लोगों ने k1 लिया है, दूसरे वाले के लिए k2 लिया है। इसके लिए भी at ही लेते हैं, कैपिटल at ही ले लेते हैं, स्मॉल at ले लेते हैं, कैपिटल a को हटा देते हैं। अच्छा, ai किसका है बेटा, ये है वेव का एम्पलीट्यूड। कौन से वेव का, इंसिडेंट वाले वेव का एम्पलीट्यूड। अपने को पता है कि दोनों के बीच में जो वेलोसिटी ऑफ वेव होगा वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव किस पे डिपेंड करता है, वो टेंशन एंड म्यू पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली दोनों केस में म्यू की वैल्यू चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा पूछने का चांस नहीं होता है, स्टिल हम लोग लिख लेते हैं कि अगर मान लो ए आर और ए टी की वैल्यू पूछी जाए, ए आर एंड ए टी, तो दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो वेव का वेलोसिटी अलग अलग होगा। तो अगर ए आर की बात की जाए तो वो होगा कुछ v2 माइनस v1 बाई v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 इंटू ए आई के बराबर। v1 v2 क्या है, वेलोसिटी इन 1 एंड 2। ए आई क्या है, आप चाहो कैपिटल लिख दिया मैंने, स्मॉल भी चाहे तो लिख सकते, चलो स्मॉल ए आई लिख दिया। अच्छा, अगर हम लोग एटी की बात करें, एटी टी किस में था अपने पास, टी वाला कौन सा, ट्रांसमिटेड, यानी सेकंड वाले के लिए बात करें, तो जब सेकंड वाले के लिए ट्रांसमिटेड के लिए बात करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स v2 अपॉन v1 प्लस v2 के बराबर लिख सकते हैं, और इनटू इनटू इंसिडेंट का। तो आप ट्रांसमिटेड के लिए एम्पलीट्यूड निकालना चाहें तो इससे निकाल सकते हैं, रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड चाहें तो निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, समझ में आया। देख बेटा, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, डेंसर से रेयरर में अगर वेव जाए तो क्या होने वाला अपने से। तो ये डेंसर है, मतलब थिक वायर था पहले, थिक वायर से वेव जान रहा किसमें, थिन वायर में जा रहा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक वेव पल्स जनरेट किया, तो ये क्या है, इंसिडेंट वेव, ये है हमारे लिए इंसिडेंट वेव। अब गया थिन वायर में भी गया और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर भी आया, तो जो पार्ट रिफ्लेक्ट होकर आया हमारे लिए वो कौन सा है, रिफ्लेक्टेड वेव है, और जो ये वाला क्या है, ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो अगेन दोनों के लिए जो इक्वेशन था हमारे पास वो सेम ही रह जाएगा, यानी कि थोड़ा सा बस डिफरेंस होगा। पहला अगर y इंसिडेंट आप लिख दें तो y इंसिडेंट में क्या लिख सकते हैं आप, क्योंकि वेव किधर जा रहा, पहले वाले में, मान लो पहले वाले का k1 अगर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस k1x को लिख सकते हैं। रिफ्लेक्टेड की बात मैं करूं अगर, रिफ्लेक्टेड की, तो वाई ए आर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन साइन ओमेगा टी प्लस k1x लिख सकते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा, पीछे की तरफ जा रहा। वाई ट्रांसमिटेड की बात की जाए अगर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसमिटेड साइन साइन ओमेगा टी माइनस k2x की बात कर सकते हैं। अगेन अगर आप ए आर निकालें, ए आर निकालें तो ए आर की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली याद कर सकते हैं, v2 माइनस वी वन अपॉन क्या है, v1 प्लस वी टू, v1 प्लस वी टू इंटू इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड। अगर हम लोग ए टी की बात करें तो जैसा पहले लिखा था, 2 टाइम्स इंटू वी टी, वी टू डिवाइडेड बाई v1 प्लस वी टू के बराबर इंटू ए आर। तो ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड कितना होगा निकाल सकते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड का कितना होगा वो पता होना चाहिए अपने को, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। k1 k2 की वैल्यू अपने को देने के लिए क्या दिया जा सकता है, वेवलेंथ दिया जा सकता है, तो वेवलेंथ अपने को डिफरेंट डिफरेंट होगा तो वेवलेंथ से k निकाल सकते हैं, फिर आप इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं। जो मेजर प्रॉब्लम होता है बच्चों को ये इक्वेशन याद रखने में होता है, तो बस ये इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है, आप मान सकते हैं इसको लगभग ये 1% या 2% का इंपॉर्टेंस अगर रखा जाए तो, क्योंकि वेव ऑलरेडी बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं, तो ये पार्ट को पूछना स्पेशली ए आर और ए टी ये थोड़ा कम चांस होता है। देखो बेटा, बोल रहा है क्या स्टैंडिंग वेव क्या होता है, तो स्टैंडिंग वेव जो नाम बोला है इसका यही तात्पर्य है
कि जो वेव है अपना, वो हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वेव रुका हुआ है। मतलब क्या, आपने देखा होगा जब वो जिम में, जब रोप को वो ऊपर नीचे बहुत फास्ट करता है, तो अपने को दिखता है एक वेव जा रहा, फिर दूसरा आ रहा, और दोनों सुपर इम्पोज करके वो रुका हुआ है, बहुत तेज करने लगता है, तो अपने को लगता है कि यार रुका हुआ है ये वेव। तो वो है स्टैंडिंग वेव। जब आपको ऐसा फील हो कि नेट एनर्जी ट्रांसफर कहीं नहीं हो रहा, ना तो एनर्जी ट्रांसफर आगे जा रहा, ना ही पीछे जा रहा। क्यों एनर्जी ट्रांसफर क्या बोल दिया सर, वेव है आपने। जैसे हम लोग ने वेव पल्स को जनरेट करा तो एनर्जी गया, ये एनर्जी जा रहा था, तो अपने को दिख रहा था कि हाँ भाई साहब एनर्जी जा रहा था। लेकिन जब वो वेव पल्स इतना तेज होने लगा कि दोनों एक जगह, ऐसा आपको दिखने लगा कि वेव रुका हुआ है, वेव रुका हुआ है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर नेट नहीं हो रहा, इसलिए अपने को दिख रहा है क्या, वो रुका हुआ है। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव कहने का क्या तात्पर्य, यहाँ पर सुपरपोजिशन होने वाला, किसका, एक वेव जो जा रहा था, दूसरा वेव जो आ रहा था, दोनों का सुपरपोजिशन होगा, और वो सुपरपोजिशन होने के बाद ही हम लोग क्या कहलाएंगे, उसे स्टैंडिंग वेव कहेंगे। तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो पहला लिखते हैं, कहाँ गया, कलर चेंज कर लिया जाए जरा। when two coherent wave when two coherent coherent wave when two coherent wave of equal magnitude, of equal amplitude, of equal amplitude, traveling in opposite direction, traveling in opposite direction, traveling in opposite direction, traveling in opposite direction, superposes, 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 then in this region, superposes, superposes, इसको थोड़ा और चेंज किया जा सकता है क्या, opposite traveling in opposite direction, superposes, then superposes, चलो इसको थोड़ा चेंज करते हैं, हल्का सा चेंज करते हैं, superposes in some reason, थोड़ा अच्छा लगेगा, superposes in reason on all the medium particle, in on all the medium particle, then in that region, in that region, the oscillation of all the particles gets all the particles gets modified and it appears that the wave is stationary in that region, hence we call it as stationary wave, or standing wave, ठीक है। तो क्या लिखा, जब दो कोहेरेंट वेव हो, जिनका
एम्पलीट्यूड अभी हम लोग ले रहे हैं क्या, इक्वल हो, जो ट्रैवल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा, तो वो सुपरपोज करते हैं मीडियम पार्टिकल, जो भी रस्सी था उस पे, वहां पे जितने पार्टिकल्स है वो सारे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, मीडियम पार्टिकल कहलाते हैं। तो अगर किसी रीजन में कर लिया जाए तो उस रीजन का जो पार्टिकल का ऑसिलेशंस था वो थोड़ा मॉडिफाइड हो जाता बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन, और उस मॉडिफाई होने के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा लगता है कि जो अपना वेव है वो रुका हुआ है, इसीलिए उसका नाम क्या कहलाता है, स्टेशनरी वेव कहलाता है, और उसे हम लोग स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। तो चलो मान लेते हैं एक वेव है अपना जो इधर से ऐसे आ रहा है, ये वेव है अपना जो इधर से इधर आ रहा, मान लो तो ज्यादा ही बड़ा बन गया ये वेव, कोई बात नहीं। दूसरा वेव है अपना, दूसरा वेव है, ये वेव इधर आ रहा था, दूसरा वेव इस डायरेक्शन से आ रहा, ठीक है, ये इधर आ रहा। तो दोनों का एम्पलीट्यूड मान लो, ऑल्दो दिख नहीं रहा बट मान लो आपकी एम्पलीट्यूड दोनों का हल्का सा एम्पलीट्यूड अलग दिख रहा, बट मान लो एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है। तो ये आकर जब मॉडिफाई, ये आकर जब सिम क्या बोलते हैं सुपरपोज कर जाते हैं, तो जो वेव बनता है अपना वो कुछ ऐसा दिखता है। तब जो अपने को दिखता है वो वेव कुछ ऐसा होता है, कलर चेंज कर लिया जाए, तब अपने को दिखता है कि वेव ऐसा है। इस वेव का एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, और अपने को लगता है कि ये जो वेव है ये रुका हुआ है, अपने को ऐसा फील होता है कि ये वेव रुका हुआ है। तो ये है अपने पास क्या, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव है। कमाल की बात ये है जब आप देखेंगे तो इस पूरे रीजन में अगर देखा जाए तो सब पार्टिकल का मोशन एक जैसा है। मान लो यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ थे, तो जितने इस रीजन में पार्टिकल्स होते हैं वो सभी का मोशन एक ही डायरेक्शन में होता है। अभी थोड़ी देर में हम लोग इसको भी लिखेंगे, वापस से ड्रॉ करेंगे, तो अंदर वाला डायग्राम आप मत बताना, हम लोग वापस से भी ड्रॉ करेंगे तब वापस से बताऊंगा। दूसरा रीजन में जो है वहां पे जितने पार्टिकल होते हैं उन सब का मोशन एक ही डायरेक्शन में। तो ये जो अपने पास छोटा छोटा रीजन्स बना है, इस रीजन में दिख रहा है क्या, जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन किसी एक डायरेक्शन में ही होता है। ये वेव अपने को और लगता कैसा है, देखो अगर आप इन दोनों के बीच में देखें, आप फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में देखें, तो नेट एनर्जी का कोई फ्लो नहीं हो रहा है, नेट एनर्जी का फ्लो जीरो हो जा रहा है। तो नेट एनर्जी का फ्लो हमेशा अपने को क्या होगा, स्टेशनरी वेव में वो जीरो ही होगा, नेट एनर्जी। ये जो एम्पलीट्यूड है, मान लो चलो वो भी बात लिख ही देते हैं, एक और लाइन इसमें ऐड ही कर देते हैं ताकि आप एक ही साथ लिख लें। मान लो अगर उस वाले का इक्वेशन लिखा जाए, अगर जो इंसिडेंट वेव है y1, इसका अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखता हूँ, और जो अपना ये वाला वेव है जो पीछे के डायरेक्शन में आ रहा मतलब y2, अगर इसका भी एम्पलीट्यूड वही सेम ही था, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह यहाँ प्लस के एक्स हो गया जब पीछे की तरफ आ रहा, तो इसका जो रिजल्टेंट का आएगा इसका एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा। ये 2a, ये भी 2a है, ये भी 2a है। ओहो, वाह क्या जूम हुआ है, ठीक है। तो ये 2a है और ये एम्पलीट्यूड नीचे वाला पोर्शन भी 2a है। इक्वेशन क्या आएगा, अभी हम लोग मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन करेंगे, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड ऊपर का एम्पलीट्यूड, ये वाला पोर्शन ऊपर भी मीन पोजीशन से अगर देखा जाए तो 2a रहेगा, मीन पोजीशन से नीचे भी 2a ही रहेगा। तो टोटल एम्पलीट्यूड अगर देखा जाए तो 2a रह जाएगा। सबसे पहली बात जो अभी हम लोग बात किए थे वो बात को हमेशा याद रखना, और उसको लिख कर चाहो तो लिख सकते हैं कि देयर इज नो net energy flow, there is no net flow of energy, flow of energy, there is no net flow of energy for किसके लिए, स्टेशनरी वेव के लिए, स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव, आप जो लिखना चाहें, स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो ये पॉइंट नीचे जगह नहीं बाकी था। अब आते हैं हम लोग जो अपना इक्वेशन लिख रहे थे, मान लो जो इंसिडेंट वेव था, मैं वापस से ड्राइंग नहीं बना रहा, इंसिडेंट वेव था, है ना,
इंसिडेंट वेव था, तो y को अगर लिखें उसका हम लोग एम्पलीट्यूड a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं, के एक्स लिख सकते हैं। y2 अगर लिखें बेटा, y2 उसको क्या लिख सकते हैं, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख सकते हैं, प्लस के एक्स लिख सकते हैं। अगर टोटल एम्पलीट्यूड निकाला जाए तो वो क्या हो सकता है, y1 प्लस y2 हो सकता है ना, जब सुपर पोजिशन हम लोग निकाल रहे हैं। ये रिफ्लेक्टेड वाला था, याद कर लो, अभी हम लोग बताए थे, मैं पीछे का ड्राइंग देख सकते हो। दोनों को अब सुपर इम्पोज कर दो, जरा सुपर इम्पोज कर दो, तो ए को मैं कॉमन ले लेता हूं और इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पे लोगों की आत्मा आएंगी क्योंकि अंग्रेजी अंग्रेजी बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन तो भूल ही गए हम लोग, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। दोनों को जरा सिंप्लीफाई करो, चलो मैं हिंट दे देता हूं, आप सिंप्लीफाई करोगे, मैं रिजल्ट लिखूंगा सिर्फ। जब हम लोग साइन ऑफ ए प्लस बी लिखते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो वो क्या होता है, वो होता है साइन ऑफ ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। अगर माइनस लिखते तो माइनस आता, ठीक है। तो आप इसको लिखें, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स करें, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स करें, दोनों को सिंप्लीफाई करें और y की वैल्यू बताएं, जल्दी करें, y की वैल्यू बताएं कितना आ रहा। देख, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें, y इज इक्वल टू, मैं ही देख, ये आ गया 2, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू इंटू कॉस के एक्स माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप लिख दो, तो क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स। देखो, कॉस ओमेगा टी ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो y की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ, एक और एक दो आ गया, ट्वाइस ऑफ a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। यानी जो ये इक्वेशन है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। ये एक एसएचएम वाले फॉर्म में ही आ गया, इसको हम लोगों ने क्या करा, आर जो कि एम्पलीट्यूड बताता है। मतलब हम लोगों ने क्या यहां से निकाला कि आर जो है अपने पास, या एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव है, वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, वो है 2a cos kx के बराबर, cos kx के बराबर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब kx क्या है बेटा, इसको देखो, 2a cos kx, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, kx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैक्सिमा अपने को लिखना है, मैक्सिमा लिखना है ना, अगर मैक्सिमा लिखना है, मैक्सिमा, तो kx किसके बराबर आना चाहिए, n लैम्डा के बराबर आना चाहिए। n की वैल्यू क्या थी अपने पास, और लैम्डा, n लैम्डा, k की वैल्यू क्या थी, 2 पाई बाय लैम्डा, है ना। k की वैल्यू अगर आप निकालें तो 2 पाई बाय लैम्डा, इसको एक सेकंड, cos है ना, kx, सॉरी 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 सॉरी, अगर इसका मैक्सिमम चाहिए तो ये n पाई के बराबर होगा, पाई के बराबर ना, थीटा है। हाँ चलो, तो इसको अगर हम लोग लिखें तो ये पाई 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू एन पाई के बराबर आएगा। पाई ने पाई को उड़ा दिया, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन लैम्डा बाई 2, एन लैम्डा बाई 2। अच्छा, ये क्या है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आने वाला पॉइंट, ठीक है। यानी अगर आप n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी, उसके बाद क्या आ सकती है, 0 आ जाएगी, फिर लैम्डा बाई 2, फिर कितना आ जाएगा अपने पास, फिर कितना आ जाएगा अपने पास, लैम्डा। हाँ फिर आ जाएगा अपने पास लैम्डा, फिर आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, फिर आ जाएगा अपने पास कितना, 2 लैम्डा, चलता जाएगा। तो ये सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट जहां पर क्या है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इस पॉइंट का नाम बोला जाता है एंटाई नोड, एंटाई नोड, इस पॉइंट का नाम दिया जाता है एंटाई नोड, ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, अब नोड वाले पॉइंट को वापस दूसरे जगह ही ड्रॉ करना पड़ेगा, चलो
तो जो अपना ये था ऐसा आया। अगर इस वेव को आप देखें बेटा, इस वेव को देखें तो ये वाला पॉइंट वहां पे एम्पलीट्यूड 0 है, इसको बाद में हम लोग नोट देंगे। ये वाला पॉइंट जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इस पॉइंट का नाम क्या है? एंटाई नोड। ये पॉइंट जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उसका नाम क्या है? एंटाई नोड। यहां से यहां तक ये डिस्टेंस देखेंगे आप तो ये λ/2 के बराबर है। पहला 0, दूसरा λ/2। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये वाला पॉइंट, ये है एंटाई नोड। ठीक है, ये है एंटाई नोड, और जहां पर एम्पलीट्यूड 0 है वो होगा नोड, अभी पढ़ेंगे हम लोग। ये है एंटाई नोड। ठीक है, चलो हम लोग बात करें मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड वाला, मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले को हम लोगों ने क्या बोला था? एंटाई नोड। मिनिमम एम्पलीट्यूड वाले को हम लोग क्या बोल देंगे? नोड बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग अभी बोलने वाले हैं नोड। चलो, तो अपने पास एम्पलीट्यूड आर किसके बराबर था? अच्छा, एक बात और आप याद कर सकते हो, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था वहां पे 2a आया था, है ना? जब आप जीरो कॉस के एक्स की वैल्यू को आप जीरो कर दो, मतलब के एक्स की वैल्यू को जीरो कर दो, यानी कॉस की वैल्यू 1 आ गई, तो 2a के बराबर आया था। वही हम लोगों ने जो पहला फिगर बनाया था जब, तब लिखा था कि जब ये वाला a था, ये भी a था, आकर सुपर इम्पोज करके 2a बन गया था। चलो आते हैं, आर की वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे? 2a कॉस के एक्स। ठीक है, तो कॉस के एक्स की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? चलो इसको देखना स्टार्ट करते हैं। के एक्स, अगर मिनिमम एम्पलीट्यूड चाहिए तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल है ना बेटा, तो 2n-1 या फिर +1, आपकी मर्जी। चलो प्लस ही लिख दिया फिर से, इनटू π/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं मिनिमम एम्पलीट्यूड। कॉस की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है। अब इसको हम लोग के एक्स को लिख सकते हैं बेटा 2π/λ इंटू एक्स इज इक्वल टू 2n+1 π/2, π/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आई अपने पास 2n+1 λ/4 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, आप n की वैल्यू 0 पुट कर दो। n की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे तो पहला आ गया λ/4। दूसरा पुट करो n की वैल्यू आप λ/4, है ना? दूसरा दूसरा n की वैल्यू 1 पुट कर दो, 0 1, तो यहाँ पे आए ये 3 λ/4। n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो 5 λ/4, यानी λ/4। अब देखते जाओ कैसे हम लोग लिखेंगे। मान लो अपने पास कुछ ऐसा इस बार अरेंजमेंट दे दिया और यहाँ से हम लोगों ने बोला वेव बनाओ, तो ये अपने पास वेव बना। इनमें से कौन कौन सा नोड वाला पॉइंट होगा, कौन सा एंटी नोड वाला पॉइंट होगा? तो नोड वाले पॉइंट वहां पे है जहां पर क्या 0 है? एम्पलीट्यूड 0 के बराबर है। तो नोड वाले पॉइंट कौन से हैं? ये वाला नोड पॉइंट है, ये नोड पॉइंट है, ये नोड पॉइंट है, ये भी नोड पॉइंट है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है। यहाँ पे ये एंटाई नोड है, ये भी एंटाई नोड है, एंटाई नोड है, एंटाई नोड है, एंटाई नोड है, और ये भी एंटाई नोड। ठीक है, चलो। हो सकता है ये कंफ्यूजन हो, बिल्कुल सही बात है कि ये कंफ्यूजन आ सकता है कि λ/4 पे नोड कैसे हो। हम लोग क्या माने बेटा, ये इसका डायग्राम नहीं है, पहली बात है ना। इसका डायग्राम हम लोगों ने जो पहले बनाया था वो था। आओ, तो ये है, ये लास्ट डायग्राम था, उसी को मैंने थोड़ा इंक्रीज कर दिया। याद करो वहां पर हम लोग बात किए थे एक्स इज इक्वल टू पे 0 पे क्या था? एंटाई नोड था, है ना? तो यहाँ पे एंटाई नोड है, जो ये पॉइंट है। दूसरा यहाँ पर क्या है? नोड है, ये नोड है अपने पास, और ये एंटाई नोड। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? 0 से कितने पे है बेटा? ये λ/4 पे। ये 0 से कितने पे है बेटा? नोड का ये वाला पॉइंट अगर मैं बोलूं, नोड का ये पॉइंट, ये कितने पे है? λ/2 पे। ठीक है, अगर यहां से देखें तो कितने पे है बेटा? ये 3 λ/4 पे। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हम लोग निकाले हैं वो इसके लिए, ये तो मैंने जनरली दिखाने के लिए बस कर दिया था, और इसका एक्चुअल यहाँ पे जो पिछले वाला बनाया था ना, उसी को थोड़ा एक और इलोंगेट कर दिया। आया? नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव। तो हम लोग स्टेशनरी वेव में एक पॉइंट लिख कर आए थे कि जो वेव है या उसमें कोई भी नेट एनर्जी फ्लो नहीं होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो वही है कि देर इज नो नेट फ्लो, नो नेट एनर्जी फ्लो, देर इज नो नेट एनर्जी
फ्लो टेक प्लेस टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा समझते हैं क्या बात। मान लो यहां पर जो पार्टिकल है अगर ऊपर जा रहा, ठीक है, तो एक लूप के अंदर जितने पार्टिकल हैं ये सभी ऊपर ही जाएंगे। मतलब एक लूप के अंदर जितने पार्टिकल हैं सभी सेम फेज में है। तो एक लूप के अंदर जितने पार्टिकल है वो सारे सेम फेज में है, तो ये पार्टिकल सभी सेम फेज में है। एक लूप के अंदर जितने पार्टिकल हैं वो सभी सेम फेज में है। अच्छा, दो कंसेक्यूटिव लूप अगर ले लिया जाए तो ये पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा तो ये पार्टिकल नीचे आ रहा। मतलब सेकंड वाले लूप में जितने पार्टिकल हैं वो भी सेम फेज में है, बट उनका फेज इसके फेज से बराबर हो ये जरूरी बात नहीं है। ठीक है, तो नेट फ्लो ऑफ एनर्जी जीरो है। नेट फ्लो ऑफ एनर्जी जीरो है। ठीक है, चलो, तो यही 3 पॉइंट हम लोग लिखते हैं। ऑल द पार्टिकल्स इन ऑल द पार्टिकल in one loop, all the particle in one loop will oscillates in same phase। ठीक है, all the particles between two successive loop या two loop, all the particle या particles of next loop लिख देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। particles of but के साथ but the particles of next particles of next loop will be in opposite phase, will be in opposite phase। ठीक है, तो ये सब भी सेम फेज है, ये सब भी सेम फेज है, बट ये दोनों की बात की जाए तो ये दोनों अपोजिट फेज है। यही थी, ये दोनों अपोजिट फेज। ठीक है, समझ में आया।